हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर का ये 7वां वीडियो है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विमा और विमीय सूत्र, भौतिक राशि की विमा और विमीय सूत्र। तो आइए जानते हैं भौतिक राशि की विमा क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, हम बताए थे कि भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। एक बताया था क्या मैं? मूल राशि। क्या बताया था? मूल राशि। और दूसरा क्या बताया था? तो व्युत्पन्न राशि था। क्या था? व्युत्पन्न राशि। मूल राशि जो है मैकेनिक्स में हम लोग कितने पढ़ते हैं? तीन। कौन कौन था? तो एक था मास, दूसरा लेंथ और तीसरा टाइम। मास, लेंथ और टाइम, ये तीन मूल राशि थे। मास मतलब द्रव्यमान, लेंथ मतलब लंबाई और टाइम मतलब समय। ये तीन मूल राशि थे। भौतिकी के मैकेनिक्स में ये तीन मूल राशि थे। यांत्रिकी भौतिकी में ये तीन मूल राशि पढ़ते थे। व्युत्पन्न राशि, ये तीनों स्वतंत्र है अपने आप में। मास न लेंथ पे निर्भर करता है और टाइम न लेंथ पे निर्भर करता है, मतलब ये तीनों अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। व्युत्पन्न राशि क्या था? तो मैं बताया था कि वे भौतिक राशियां जिसकी उत्पत्ति मूल राशि की सहायता से किया गया। जैसे चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब दूरी यहां क्या है? दूरी मतलब लंबाई और समय मतलब समय। तो यहां पर दोनों जो है, चाल जो उत्पन्न किया गया है किसके सहायता से किया गया है? तो लंबाई और समय के सहायता से। तो यहां लंबाई और समय क्या हो गया? मूल राशि, और चाल क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। सेम वे में यदि मैं बोलूं त्वरण, तो त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन मतलब वेग है, और वेग मतलब चाल बटा समय। अब वेग में परिवर्तन मतलब क्या? लंबाई बटा समय आएगा। कहीं ना कहीं ये मूल राशि आएगा, लंबाई बटा समय और बटा में समय। तो यहां पर त्वरण जो है भौतिक राशि, वो किन किन पर निर्भर कर रहा है? तो लंबाई पर निर्भर कर रहा है और समय पर निर्भर कर रहा है। तो ये सभी क्या है? व्युत्पन्न राशि। तो मैकेनिक्स में हम लोग इन तीन के अलावा बाकी जितने भी भौतिक राशियां हैं वो क्या है? व्युत्पन्न राशि। और सभी व्युत्पन्न राशि कहीं ना कहीं क्या होता है? मूल राशि पर निर्भर करता है। कहीं ना कहीं ये सभी व्युत्पन्न राशियां किन पर निर्भर करता है? तो मूल राशि पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रहा है? और ये व्युत्पन्न राशि जो है वो मूल राशि पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये इंफॉर्मेशन हमें देता है कौन? तो भौतिक राशि की विमा। कि जो व्युत्पन्न राशि है वो व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर किस प्रकार निर्भर करता है, इसका इंफॉर्मेशन कौन देता है? तो भौतिक राशि की विमा। भौतिक राशि की विमा। अब विमा क्या है ये बात ध्यान दें। हम बोले कि भौतिक राशि दो प्रकार के, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि क्या है? तो वो मूल राशि पर निर्भर करता है। तो मूल राशि पर निर्भर किस प्रकार करता है, इसका जानकारी कौन देता है? विमा देता है। तो विमा क्या है? तो विमा मूल राशि पर, कोई व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है, उसका पावर क्या है, मूल राशि पर कितने पावर आए, तो उसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। कि मूल राशि पर कितने पावर लगाए गए, कितने घात का प्रयोग किया गया। जैसे मैं बोलूं चाल, तो चाल जो था वो किस पर था? लंबाई पर था। और किस पर निर्भर कर रहा था? समय पर। तो यहां चाल जो है वो लंबाई कितने बार, कितने पावर है, लंबाई पर कितने घात है। तो यहां लंबाई पर, यदि मैं लंबाई को L से नोट करूं और समय को किससे नोट करूं? T से, तो लंबाई पर घात कितना है? 1। और ये T घात 1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? L1 और T पर पावर -1। तो यहां जो 1 और -1 है, 1 और जो -1 है, ये क्या हो गया? विमा हो गया। किसका? चाल का। चाल की विमा यदि पूछे तो कितना हो जाएगा? 1 अब यहां पर जो है
भौतिक राशि कितने, जो मूल राशि है वो कितने मूल राशि है मैकेनिक्स में? 3। तो ये चाल जो है वो अपने 3 मूल राशि पर, मतलब द्रव्यमान m, लंबाई l और टाइम t पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है? तो मास पर कोई निर्भरता नहीं, तो यहां m पर पावर क्या हो गया? 0। लंबाई पर 1 पावर निर्भर कर रहा है और टाइम पर -1। तो यहां से जो चाल की विमा होगा वो चाल की विमा कितना हो जाएगा? तो 0, 1, -1। चाल का विमा कितना हो जाएगा? 0, 1, -1। मतलब चाल जो है वो 3 मूल राशि जो अपने पास है, द्रव्यमान, लंबाई और समय, वो उस पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है? तो मास पर निर्भर नहीं कर रहा है। लंबाई के घात 1 है और समय के घात कितना है? -1 है। तो ये जो घात होते हैं, मूल राशि पर जो घात चढ़ाए जाते हैं, किसके लिए? व्युत्पन्न राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, वही घात क्या कहलाता है? भौतिक राशि की विमा। फिर से समझना, मूल राशि पर जो घात चढ़ाए जाते हैं किसको व्यक्त करने के लिए? व्युत्पन्न राशि को। उसी घात को हम लोग क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। जैसे मैं बोलूं त्वरण, तो त्वरण में क्या बताया था मैं? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। यह सूत्र होता है किसका? त्वरण का। इसका विमा हमें निकालना है। तो वेग में परिवर्तन मतलब लंबाई बटा समय आएगा। वेग किस पर डिपेंड कर रहा है? तो लंबाई और समय पर। और नीचे क्या है? समय। तो ये कितना, अब मैं इसको बोलूंगा मतलब लंबाई बटा समय का स्क्वायर। अब यहां पर बोलूंगा कि त्वरण किन किन मूल राशि पर निर्भर कर रहा है? तो लंबाई पर और समय पर। अब ये त्वरण को हम लोग 3 मूल राशि के टर्म में व्यक्त करना चाहें तो तीनों मूल राशि के टर्म में कैसे व्यक्त करेंगे? तो m पर कितना? 0 पावर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां द्रव्यमान नहीं है। l पर कितना? तो 1 आ जाएगा, लंबाई 1 बार आया। और समय पर कितना? तो t²। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? m0, l1, t पर पावर -2। तो यदि मैं यहां त्वरण का विमा पूछूं तो त्वरण का विमा क्या हो जाएगा? बता दो। तो m का घात 0 है, तो 0, 1, -2। ये क्या हो गया? विमा हो गया। त्वरण को व्यक्त करने के लिए 3 मूल राशि पर जो घात लगाया गया है वही घात को हम लोग क्या कहेंगे? विमा कहेंगे। तो विमा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम लोग किसी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र क्या होता है? तो भौतिक राशि को एक्सप्रेस करने के लिए जो एक इक्वेशन लिखते हैं, उसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। तो ये विमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है? तो विमीय सूत्र को हम लोग द्रव्यमान के लिए पहले तो क्या लिखेंगे? m, लंबाई के लिए क्या लिखेंगे? l, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे? t। कोई भौतिक राशि है जो किस पर? m, l, t पर निर्भर करेगा। और m पर पावर यदि ये है, l पे पावर b है और t पे पावर क्या है? c है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? इस तरह से, मान लो x भौतिक राशि की विमा ये है, तो इसको हम लोग इस तरह से व्यक्त कर देंगे। और यही एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? विमीय सूत्र। क्या कहलाता है? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या है? तो भौतिक राशि को, विमा को व्यक्त करने के लिए जिस एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं उस एक्सप्रेशन को, उस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। और कोई भौतिक राशि x है जो मास की, द्रव्यमान की विमा a, लंबाई की विमा b और टाइम की विमा क्या है? c है। तो हम लोग किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र बड़ी ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोल दूं बल की विमा लिखे, तो बल की विमा जानने के लिए आपको चाहिए बल का सूत्र। तो बल का सूत्र क्या होगा? तो द्रव्यमान, देखना F बराबर होता है m ये, m मतलब द्रव्यमान और ये मतलब त्वरण, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। पढ़ा होगा ये। अब इसका हमें विमीय सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र लिखने के लिए हम लोग बल का सिंबल F नोट करेंगे, इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर m है और ये की विमा अभी मैं लिखा था कितना? तो m0,
L1 t पर पावर -2। देखना अभी पहले एक्सप्रेशन में लिखा था, ये दोनों को क्या करो, मिला दो। तो यहां बल जो है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, तो m पे पावर 1 यहां और 0 यहां, तो ये होगा क्या, m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -2। तो यहां पर a f का क्या हो गया, विमीय सूत्र। यदि f का विमीय सूत्र लिखना है तो इस तरह से एक्सप्रेशन में लिखना, और यदि बोले f की विमा बताएं तो f की विमा कितना हो जाएगा, 1 1 और -2। f की विमा कितना हो जाएगा, 1 1 -2। तो यदि किसी भौतिक राशि का हमें सूत्र पता हो तो सूत्र के आधार पर क्या लिख सकते हैं, विमीय सूत्र लिख सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं संवेग, संवेग का विमीय सूत्र लिखिए, तो संवेग p बराबर होता है, देखना m इंटू वी, m मतलब द्रव्यमान और v मतलब वेग। v की विमा अभी मैं लिखा था, देखना क्या था, m0 L1 t पर पावर -1, ये होता है क्या, और m यहां है, तो p का विमा लिखने के लिए, विमीय सूत्र लिखने के लिए p को बड़ी ब्रैकेट में डालेंगे, तो इधर क्या हो गया m, तो m के लिए कैपिटल M नोट करेंगे और पावर कितना 1, और b के लिए क्या होगा, m0 L1 t पर पावर -1। तो यहां से p का विमीय सूत्र यदि लिखना है तो क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, तो यहां पर m पे पावर 1 और m पे पावर 0 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -2। तो ये हो गया किसका विमीय सूत्र, p का विमीय सूत्र। तो जो p संवेग है वो मास पर 1, लंबाई पर 1 और टाइम पे कितना, -2 घात, इस प्रकार से क्या कर रहा है, संवेग निर्भर कर रहा है। तो यहां संवेग का विमा कितना हो जाएगा, 1 1 -2, और ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र। तो ये विमा और विमीय सूत्र का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या। जैसे आपको कार्य का पढ़ना है, कार्य का विमीय सूत्र लिखना है, कार्य मतलब वर्क, तो कार्य देखना W बराबर आप एक सूत्र पढ़ेंगे F/S, W बराबर क्या पढ़ेंगे, F/S। तो यहां से F जो है, F का विमा अभी हम लोग लिखे थे m पर पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -2। s मतलब विस्थापन, विस्थापन क्या है, एक तरह का लंबाई है, तो l पे पावर क्या हो जाएगा 1, दोनों को सम्मिलित करके लिखो, तो m पे पावर 1, l पे पावर 1 और l पे पावर 1, l पे पावर कितना 2 और ये हो गया t पे पावर -2। तो ये किसका विमीय सूत्र हो गया, वर्ग का विमीय सूत्र हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कार्य का विमीय सूत्र हो गया। यदि आपको बोले कि शक्ति का विमीय सूत्र ज्ञात करें, तो शक्ति का फॉर्मूला याद रखो, पावर बराबर p बराबर सूत्र क्या होता है, W/T। W बाई क्या होता है, T। W का विमीय सूत्र m1 L² t पे पावर -2 और नीचे क्या आ गया बता, T। इसको सम्मिलित कर दो तो P का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा बता, तो m पे पावर 1, l पे पावर 2 और ये T ऊपर जाके कितना हो जाएगा, T पे पावर -3। तो ये हो जाएगा क्या, शक्ति का विमीय सूत्र। मतलब यदि हमें फॉर्मूला पता है और विमीय सूत्र लिखना है तो ये बताएगा कि मूल राशि पर किस प्रकार से निर्भर करता है, और यही इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या। अब देखते हैं विमीय सूत्र का प्रयोग क्या होता है, इसका फिजिक्स में क्या प्रयोग है। तो विमीय सूत्र का सबसे पहला प्रयोग जो है, भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र मतलब विमा का प्रयोग करते हैं, वो विमा का प्रयोग क्या है भौतिक राशि में। तो सबसे पहला प्रयोग इसका जो है वो है क्या, तो किसी भौतिक राशि की एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करना। भौतिक राशि का मापन जो होता है, मापन के एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में क्या करना, बदलना। जैसे मात्रक पद्धति में बताया था, क्या क्या बताया था, तो MKS मात्रक पद्धति, दूसरा था CGS मात्रक पद्धति, FPS मात्रक पद्धति और SI मात्रक पद्धति।
ये 4 मात्रक पद्धति में मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी का मापन किसमें किया गया, एमकेएस मात्रक पद्धति में। मान लो वेलोसिटी आया, तो वेलोसिटी मान लो 2 मीटर क्या है पर सेकेंड, और इसको कन्वर्ट करके आपको बोल दे कि इसका मात्रक पद्धति मतलब सीजीएस में बदले, मतलब सेंटीमीटर किसमें पर सेकेंड में लिखे। जो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है उसको किसमें बदले, सीजीएस में, मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड में बदले। तो ऐसे कन्वर्जन करने के लिए एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, विमा का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे प्रयोग करते हैं। तो यदि कोई भौतिक राशि का विमा है, हमें पता है, मान लो कोई भौतिक राशि क्या है x, और x का विमीय सूत्र कितना है, तो मान लो m पर पावर ये, l पे पावर b और t पे पावर क्या c। x एक भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र इस तरह से है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, x का जब मापन किया एक मात्रक पद्धति में, तो उस समय जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया, मतलब संख्यात्मक मान आया, वो n1 आया। फर्स्ट मात्रक पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आया, n1, और मात्रक क्या होगा मान लो u1। बात समझ में आया। और दूसरे मात्रक पद्धति में मान लिया कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है n2, और यूनिट कितना हो गया u2। एक मात्रक पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू हम बोले कोई भी फिजिकल क्वांटिटी q को कैसे लिखते हैं, n1 u1, यहां भी q बराबर n2 u2। मात्रक पद्धति में मात्रक बदलने पर संख्यात्मक मान बदलते हैं लेकिन भौतिक राशि नहीं बदलते, तो यहां भी q बराबर n1 u1 और q बराबर क्या n2 u2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, तो यहां होगा n1, दोनों किसका यूनिट है बताओ, q है, तो q का ये मापन है और ये भी q का मापन है, बस पद्धति अलग हुआ है। ये प्रथम पद्धति हो गया और ये द्वितीय पद्धति हो गया, मतलब एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जा रहे हैं। तो हम बोले कि फिजिक भौतिक राशि नहीं बदलता है, n1 u1 जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब n1 u1 बराबर क्या होगा n2 u2। कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां जो हमें मान लो n2 का वैल्यू निकालना, तो n2 बराबर हो जाएगा n1 इंटू u1 बाय u2। और u1 और u2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो u1 और u2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट को, किसको, यूनिट को। और प्रथम मात्रक पद्धति में जहां u1 मान लो एमकेएस सिस्टम में, और इस समय मापन में m1 आ गया, मास कितना आ गया m1, लंबाई कितना हो गया l1, और समय कितना हो गया t1। उसी तरह से u2 बराबर इस मात्रक पद्धति में जो द्रव्यमान है वो कितना है m2, ये कितना है l2, और समय कितना है t2। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसका जो x का विमीय सूत्र है, यहां पर u1 को विमीय सूत्र के साथ लिखेंगे, मतलब m1 पर पावर ये, l1 पर पावर b और t1 पर पावर c। विमीय विमा बदलता नहीं है, मात्रक पद्धति बदलने पर विमा बदलता नहीं है। u2 पर पावर यहां पर u2 लिखेंगे तो m2 पर पावर ये, l2 पर पावर b और t2 पर पावर क्या आ जाएगा c। ये दोनों वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, तो n1 हो जाएगा, और u1 की जगह क्या हो जाएगा m1 पर पावर ये, l1 पे पावर b और t1 पे पावर c। उसी तरह से m2 क्या हो जाएगा, m2 पे पावर ये, l2 पे पावर b और t2 पे पावर क्या c। और यहां से हम लोग किसका मान ज्ञात कर लेंगे, n2 का मान ज्ञात कर लेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए इसको हम लोग क्वेश्चन से जानते हैं। ये फॉर्मूला पहले याद कर लो, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन से जानेंगे। न्यूमेरिकल से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। बस केवल ये फॉर्मूला याद रखना, ये प्रथम मात्रक पद्धति की में है और ये द्वितीय मात्रक पद्धति में विमीय सूत्र है। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन में दूं कि 1 जूल को अर्ग में बदले, अर्ग क्या होता है, तो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है।
कार्य का जो सीजीएस एसआई मात्रक होता है वो कितना होता है, जूल होता है, और अर्ग जो होता है इसका क्या है, सीजीएस यूनिट। मतलब एसआई मात्रक पद्धति से सीजीएस मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो मान लो एसआई मात्रक पद्धति में, एसआई मात्रक पद्धति में सबसे पहले तो क्या कर लेना, ये टर्म क्या है, कार्य। तो जूल किसके लिए आया है, कार्य के लिए आया है। तो यहां हम लोग कार्य का क्या लिख देंगे, विमीय सूत्र। और कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। ये कार्य का विमीय सूत्र हो गया। अब यहां से हम लोग इक्वेट करके निकालेंगे, x इक्वल टू था क्या, m1 पर पावर ये, l पे पावर b और t पे पावर c। ये था क्या, इसको इक्वेट कर लो। तो ये बराबर मैं बोलूंगा कितना होगा 1, b बराबर कितना होगा 2 और c बराबर कितना होगा -2। सबसे पहला काम क्या करना है, तो विमीय सूत्र लिखना, और विमीय सूत्र को इस इक्वेशन से इक्वेट करके ये b और c का मान निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है, इससे इक्वेट करके ये b c का मान निकल गया। अब हम लोग लगाएंगे प्रिंसिपल ये वाला, n1 u1 बराबर n2 u2। मैं बोला n1, तो n1 संख्यात्मक मान हो गया कितना, n1 बराबर यदि यहां बोलूं तो कितना होगा बता, 1। n1 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहां पर क्या करना है, हमें निकालना क्या है, n2। क्यों, एसआई से किस में जाना है, सीजीएस में। तो जो निकालना है वो n2 को रख लो, तो ये n2 हो गया। तो n2 बराबर होगा क्या, n1 इंटू u1 बाय u2। अब u1 बाय u2 को कैसे लिखेंगे, तो n1 इंटू u1 मतलब m1, और ये के जगह कितना है 1, l1, b के जगह कितना है 2 और t1 पर पावर -2। फिर जब हम u2 निकालेंगे तो u2 में क्या हो जाएगा बताओ, तो m2 पर पावर 1, l2 पर पावर 2 और t2 पर पावर -2। ये सीजीएस के लिए u2 यूज किए थे, और m1 l1 t1 किसके लिए था, एसआई, और m2 l2 t2 किसके लिए प्रयोग किया था, सीजीएस। वो मैं पहले भी बताया। अब यहां पर देखो एसआई में मास जो होता है वो किस में होता है, किलोग्राम में। मास को 1 किलोग्राम लिखते हैं, और लंबाई किस में होता है, तो मीटर में। तो m1 कितना हो जाएगा 1 kg, l1 कितना हो जाएगा 1 मीटर, और t1 कितना हो जाएगा, तो 1 सेकेंड। सीजीएस में मास जो होता है वो कितना होता है, मास को हम लोग ग्राम में मापते हैं, लंबाई जो होता है वो कितना होता है, सेंटीमीटर में मापते हैं, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। मतलब m1 l1 और t1 m2 l2 और t2 ऐसे आपको यहां पर लेना। यदि एसआई में दिया है तो किलोग्राम, मीटर, तो ऊपर वाला जो है वो क्या है, एसआई के लिए है, और नीचे वाला किसके लिए है, सीजीएस के लिए। तो जहां m1 है, n2 बराबर n1, और जहां पर m1 है, n1 का वैल्यू रख दो तो 1 हो गया। m1 जहां पर है तो m1 के जगह क्या रखेंगे, 1 kg। फिर l1 के जगह क्या रखेंगे, तो 1 मीटर का स्क्वायर, और t1 के जगह रखेंगे 1 सेकेंड पर पावर -2। नीचे क्या करेंगे, m2 बराबर 1 ग्राम, सीजीएस वाला है तो 1 ग्राम रखो, t2 मतलब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और t2 मतलब 1 सेकेंड का -2। ऐसे में ये सारे वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो यहां से आ जाएगा n2 बराबर 1 इंटू 1 kg को अब किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। तो किलोग्राम को किस में लिख देंगे, ग्राम में। तो आपको पता होगा 1 kg बराबर कितना, 1000 ग्राम। 1 kg बराबर कितना, 1000 ग्राम। 1 मीटर बराबर कितना, तो 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और 1 सेकेंड को रहने दो 1 सेकेंड। नीचे वाले को बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एसआई से किस में जाना है, सीजीएस में। तो ये तो हो जाएगा 1 ग्राम, और इधर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1
सेकेंड स्क्वायर। यहां तक आया। अब N2 बराबर करेंगे 1 इंटू 1000 ग्राम हो गया। 100 को 2 बार गुने करेंगे तो 100 गुना 100 और इधर सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेकेंड पर स्क्वायर। यहां पर लिखेंगे ये 1 तो N1 के लिए था, यहां लिखेंगे 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेकेंड पर स्क्वायर। तो यहां सेंटीमीटर स्क्वायर गया, पर सेकेंड स्क्वायर गया, ग्राम से ग्राम गया। तो N2 बराबर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो कितना आया? तो 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 7। तो यहां से हम लोग सीजीएस पद्धति में क्या निकाल लेंगे? संख्यात्मक मान। तो N2 कितना हो गया? 10 टू पावर 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 टू पावर 7 अर्ग होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिखेंगे समझ में आ गया? आइए हम लोग देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं और प्रॉब्लम को और अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल दे कि 2 न्यूटन फोर्स को, बल को सीजीएस मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करें, सीजीएस में कन्वर्ट करें। न्यूटन एसआई मात्रक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। सीजीएस में इसका जो मात्रक होता है वो होता है डाइन। डाइन क्या होता है? डाइन। बल का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? न्यूटन। और सीजीएस मात्रक है वो क्या है? डाइन। तो कहता है 2 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होगा। आपको यहां पर इसका मान निकालना है। तो यदि यहां पर N1U1 और N2U2 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो N1 बराबर क्या है बताओ? 2। N2 बराबर क्या है? पता नहीं, निकालना है हमें। अब हम लोग वही प्रिंसिपल अपनाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे? बल का विमीय सूत्र लिखेंगे। क्या करेंगे? बल का विमीय सूत्र लिखेंगे। तो बल का विमीय सूत्र लिखने के लिए क्या करेंगे? F इक्वल टू, अभी मैं बताया था क्या होता है? M पे पावर 1 L T पे पावर -2। ये बल का विमीय सूत्र होता है। इसको हम लोग इससे इक्वेट कर लेंगे। M पे पावर ये, L पे पावर P और T पे पावर C। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 1, B बराबर कितना? 1 और C बराबर कितना? -2। कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? N2 बराबर सूत्र लगाएंगे क्या? N1 इंटू M1 पर पावर ये मतलब 1, L1 पर पावर B मतलब 1 और T1 पर पावर C मतलब -2। नीचे लिखेंगे क्या? M2 पर पावर 1, L2 पर पावर 1 और T2 पर पावर -2। ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे। ये एक्सप्रेशन याद कर लो। अब हमें किससे जाना है? एसआई से। न्यूटन किसका मात्रक है? एसआई। आज जाना है किसमें? सीजीएस में। तो एसआई में एम का वैल्यू में बोला कितना रखना है? 1 kg। एल का वैल्यू कितना रखना है? 1 मीटर। और टी का वैल्यू कितना रखना है? 1 सेकेंड। सीजीएस में क्या करना है? तो M2 का वैल्यू कितना रखना है? तो 1 ग्राम। L2 का वैल्यू कितना रखना है? 1 सेंटीमीटर। और T2 का वैल्यू कितना रखना है? 1 सेकेंड। ये सारा वैल्यू यहां पर पुट कर दो। तो N2 बराबर, N1 हम पहले से बता चुके, कितना? N1 2। तो यहां पर क्या रख देंगे? 2। M1 का वैल्यू 1 kg, 1 मीटर और 1 सेकेंड पे पावर -2। नीचे क्या आ जाएगा? 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1 सेकेंड पे पावर -2। ये इसको अब हल करो। हमको किससे किस में जाना है? एसआई से सीजीएस में। मतलब किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में। मीटर को सेंटीमीटर में और सेकेंड को सेकेंड में ही रहने देंगे। तो ये N2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 2
1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख देंगे, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, और 1 सेकेंड का स्क्वायर जो रहेगा ये यही रहेगा। नीचे आ जाएगा कितना, ग्राम को बदलना नहीं है, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड पर स्क्वायर। तो ये ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, पर सेकेंड स्क्वायर से गया। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर 100, तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा 5, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 5। तो यहां से क्या आ गया, N2 का वैल्यू आ गया। तो यहां क्या लिखेंगे कि 2 न्यूटन इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 10 टू पावर 5 डायन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? तो यदि विमा का प्रयोग करके एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में आपको क्या कर दे, बदलने के लिए दे, तो क्या आप बदल पाओगे? तो ये था अपना क्या, विमा का पहला प्रयोग। विमा का जो दूसरा प्रयोग है, आइए हम लोग जानते हैं।